Jai Bharat, dear students. Welcome to the lecture number 3 of this chapter, that is electric charge and fields. तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीजें देख ली। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके बाद बच्चों अर्थिंग क्या होता था, चार्जिंग बाय इंडक्शन है ना, इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और फाइनली बच्चों हमने देखी थी कुछ प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है बुक में, एग्जांपल नंबर 1.2। तो आगे बढ़ने से बच्चों ये कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, देखिए, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। ठीक है बच्चों, देखिए स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 1 कूलम चार्ज वहां पे डिपॉजिट होने के लिए टाइम कितना लगेगा, ये पूछा है। तो बच्चों देखिए, अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये देख चुके हैं क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी में, Q इज इक्वल टू एन ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पे n कितना है, 10⁹, और E क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये बच्चों पावर हो गया 10 का पावर -19 और ये 9, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। अब बच्चों देखिए, इतना चार्ज आप देख सकते हैं क्या पर सेकंड डिपॉजिट हो रहा है दूसरी बॉडी पे, तो ये हो जाएगा कूलम्ब पर सेकंड। इतना चार्ज है ना, इतना चार्ज एक सेकंड में उस बॉडी पे डिपॉजिट हो रहा है दूसरी बॉडी पे है ना, अनदर बॉडी पे। तो हमें कितना चार्ज पूछा हुआ है, 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट होते, तो सिंपल यूनिटरी मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। हम ऐसा लिख देंगे, चार्ज है ना, चार्ज डिपॉजिट जो हो रहा है वो टाइम रिक्वायर्ड है ना, टाइम रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻10 इतना चार्ज डिपॉजिट होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड। तो अगर हमें हमें कितना चार्ज चाहिए, 1 कूलम, तो अगर 1 कूलम जितना चार्ज वहां पे डिपॉजिट हो रहा है तो उसके लिए टाइम जो रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻10। तो बच्चों यहाँ पे अगर इस रेशियो को हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो बच्चों ये हमने सेकंड में निकाल लिया है ना, 1 कूलम जितना चार्ज डिपॉजिट होने के लिए इतना टाइम लगेगा। इसको हम वहां पे मिनट्स में, आवर्स में है ना, ईयर्स में भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको सेकंड में ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बुक में देखेंगे तो एक्सरसाइज में है ना, एक्सरसाइज में 1.11 बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। क्या है स्टेटमेंट, जल्दी से देख लेते हैं। अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻7 कूलम। पॉलिथीन का एक टुकड़ा है जिसको हम रब किसके साथ कर रहे हैं, वुल के साथ। तो रब करने के बाद हमें पॉलिथीन पे कितना चार्ज मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10⁻7 कूलम। तो दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो बच्चों देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, क्या हमें ये चीज मालूम है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, 3 इंटू 10⁻7। एन तो बच्चों हमें फाइंड करना है जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। ई कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहां से बच्चों एन का जो भी है वो आंसर निकल जाएगा है ना, आपको आंसर निकाल लेना है। अब आपको ये पूछा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं है ना, ये बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स, हमें क्या पूछा हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो कहां से कहां, कौन मतलब कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी की तरफ, फ्रॉम विच टू विच। तो बच्चों देखिए, एक सीधी सी चीज हमें मालूम है, जो भी बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी, सीधा उसका सीधा मतलब ये है कि वो बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही होगी। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, नेगेटिव चार्ज कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, पॉलीथीन लिखा हुआ है, देखिए, पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉलीथीन जो है वो नेगेटिव चार्ज वहां पे ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से कहां ट्रांसफर होते होंगे, वुल से, वुल से पॉलीथीन का जो पीस है उसमें ट्रांसफर हुए होंगे है ना, पॉलीथीन का जो पीस है इसमें ट्रांसफर हुए होंगे। तभी बच्चों ये पॉलीथीन जो है वो नेगेटिव चार्ज वहां पे ऑक्यूपाई करेगा और ये वुल जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है,
पार्ट बी पूछा हुआ है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या वुल से पॉलीथीन में कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ होगा? तो बच्चों देखिए इसका भी आंसर है यस। तो मास कितना ट्रांसफर हुआ होगा? बच्चों देखिए अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? वुल से पॉलीथीन में जा रहा है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है ना? तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन मूव हुए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं? n। तो मास ट्रांसफर कितना हो जाएगा? मास ट्रांसफर्ड, मास ट्रांसफर्ड, मास ट्रांसफर्ड, तो ये हो जाएगा बच्चों n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन मूव हुए? इतने। तो बच्चों ये n का वैल्यू जो भी यहां से निकलेगा वो, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये बच्चों वैल्यू आपको याद रखनी होगी, ये होगा 9.1 इंटू 10⁻31 है ना, kg। 9.1 इंटू 10⁻31 होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। तो यहां से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा kg में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मास ट्रांसफर। ठीक है, एग्जाम्पल 1.3 क्या दिया गया है स्टेटमेंट में, देखिए हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। बच्चों देखिए ये चीज हमें मालूम है, वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसका मतलब वाटर के अंदर जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही बच्चों वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों न्यूमेरिकल को अगर हम सॉल्व करें, तो बच्चों देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमें एजम्पशन लेना होगा, जो वाटर का मास है वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो सपोज मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर जो कप के अंदर है वो हम एज्यूम कर लेते हैं वो 250 ग्राम जितना है ना, नियरली 250 ग्राम जितना है। एक्चुअली ये डेटा देना चाहिए स्टेटमेंट में, बट नहीं दिया हुआ, तो ये बच्चों हमें एज्यूम करना होगा। इसको बिना एज्यूम किए हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो मान लेते हैं भाई मास ऑफ वाटर जो कप के अंदर है वो कितना है, 250 ग्राम। अब बच्चों देखिए ये चीज हमें मालूम है, अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है ना, मॉलिक्यूलर मास अगर वाटर का देखें तो ये कितना होता है, 18 ग्राम है ना। ये चीज बच्चों आप सबको मालूम है। तो बच्चों देखिए मॉलिक्यूलर मास में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, क्या एवोगैड्रो नंबर जितने। तो यहाँ पे अगर सिंपल हम यूनिटरी एक इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करें, अगर मैं लिखूं मास है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मास और यहाँ पे लिखूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको थोड़ा सा इससे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, मतलब 18 ग्राम के बराबर है, तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। बट अगर यहाँ पे मास कितना है, 250 ग्राम, अगर मास जो है वो 250 ग्राम, तो उस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 80। तो यहां से जो n का आंसर निकल रहा है वो है 8.36 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स किसके, H2O के। इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके, H2O के। अब अगर ये चीज देखें, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम H2O का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों कितने होंगे। देखिए क्या यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। अब हाइड्रोजन के अंदर हम देखेंगे न्यूक्लियस में, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे, और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है ना। बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की वजह से, प्लस क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम है, और ऑक्सीजन का अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 8, मतलब वहां पे उसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे
है ना, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। इसी तरीके से यहाँ पे 2 प्रोटॉन होंगे, हाइड्रोजन की वजह से 2 प्रोटॉन, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से 8 प्रोटॉन, तो टोटल यहाँ पे 10। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक H2O का अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें दोनों में कितने होंगे, 10 होंगे। अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसको हटा देते हैं, अगर इसको यहां से अगर हम लिखें टोटल नंबर ऑफ, अब बच्चों देखिए यहां पे अगर एक H2O की बात करें, चार्ज ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा चार्ज Q इज इक्वल टू, बच्चों देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू, बच्चों चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये बच्चों चार्ज कितना हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18। अब बच्चों देखिए ये जो चार्ज है ये इतना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, है ना, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं H2O का, तो उस पे, है ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी इतना होगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इतना होगा और नेगेटिव चार्ज भी इतना ही होगा, तो इन दोनों का नेट जो है चार्ज वो 0 हो जाता है, इसलिए बच्चों वहां पे वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट ये सिर्फ और सिर्फ हमने एक चार्ज की बात करी, एक चार्ज पे इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव, है ना, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, इतना बच्चों वहां पे चार्ज होगा एक मॉलिक्यूल पे। तो हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, इतने, तो टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन कप ऑफ वाटर, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चार्ज Q, है ना, अगर एक मॉलिक्यूल के पास इतना है तो ये हो जाएगा N मॉलिक्यूल के लिए N इंटू, अगर ये इसको मैं Q डैश बोल दूं, है ना, इसको मैं Q डैश बोल दूं, तो ये हो जाएगा N इंटू ये Q, है ना, ये N इंटू Q, तो N की वैल्यू है 8.36 इंटू 10⁻24 इंटू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18, है ना, तो यहां से बच्चों फाइनल जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। तो बच्चों इतना टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज, इतने टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वाटर के अंदर, दोनों मिलके टोटल जो चार्ज है वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 1.3। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ। बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है भाई, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, है ना, तो अच्छे से देखना है। क्या है स्टेटमेंट, देखिए, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। बच्चों देखिए स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से रीड करिए। ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं। बच्चों देखिए चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी है। मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई एक पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं Q1, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं R है। तो ये कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, अब देखिए बच्चों अगर दोनों सेम, अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अगर ये पॉजिटिव और ये यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों नेगेटिव है ना, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज हमें मालूम है। तो ये जो भी
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लगेगा, अगर उसको हम कह दें यहाँ पे F, तो ये जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। मतलब ये जो फोर्स लगेगा कोलंबियन फोर्स, ये होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों जो चार्ज है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा क्या है, ये जो फोर्स है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो ये हो जाएगा 1/r²। अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाय Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहते हैं तो ये F इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r², वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये होता है, अगर हम फ्री स्पेस ले रहे हैं, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम है ना, सिंपल एयर की तरह अगर हम ले रहे हैं, इन दो चार्ज के बीच में और कोई दूसरा मीडियम नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे मीडियम जो है वो वैक्यूम है, तो उस केस में K इज इक्वल टू, K के बराबर बच्चों हम इसके बराबर दूसरा एक एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो हो जाता है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। K का वैल्यू जो है वो कितना होता है 9 इंटू 10⁹, बट कौन से केस में, दो जो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है इन दोनों के बीच में वैक्यूम है ना, फ्री स्पेस होना चाहिए। ठीक है, एयर के केस में भी बहुत से केस में हम एयर को वैक्यूम ही मान लेते हैं और उस केस में K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ही ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, ये भी एक दूसरा कांस्टेंट है जिसका नाम है परमिटिविटी। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू अगर हम लिखें एप्सिलॉन नॉट तो ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, बच्चों ये दोनों वैल्यू आपको याद रखने होंगे, है ना, ये दोनों वैल्यूज जो है आपको याद रखने होंगे, न्यूमेरिकल्स में आपको फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं यूज में आ सकते हैं। एक तो ये K का वैल्यू आपको स्टेटमेंट में हर बार दिया जाए ऐसा जरूर नहीं है, K का वैल्यू नहीं दिया जाएगा, तो ये K का वैल्यू आपको SI यूनिट्स में याद रखना है, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये होता है इसके बराबर 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका कूलम्स लॉ, है ना, ये आपका बेसिक एक्सप्रेशन हो गया, ये आपको याद रखना है, आपको न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो इस पे बेस्ड एक बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए पीछे एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है ना 1.1 एक्सरसाइज में, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग charges of 2 into 10⁻⁷ coulomb and 3 into 10⁻⁷ coulomb placed at 30 centimeter apart in air। बच्चों देखिए यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है, Q1 इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁷ coulomb, Q2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3 into 10⁻⁷ coulomb, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर, क्योंकि सारे ऐसा यूनिट में हम वैल्यूज लेंगे। तो आपको पूछा गया है फोर्स, तो ये फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई r²। K का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब बच्चों यहाँ पे एयर दिया गया है, अब एयर के केस में भी K का वैल्यू हम ये जो वैक्यूम के लिए कंसिडर करते हैं वही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है 2 इंटू 10⁻⁷, Q2 है 3 इंटू 10⁻⁷, और R जो है वो हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर, है ना।
तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, यहाँ से आप इजीली आंसर निकाल सकते हो और वो आंसर आपको मिलेगा न्यूटन में, है ना, क्योंकि सारे के सारे हमने ऐसा यूनिट यूज किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बच्चों देखिए, हमने जो अभी अभी देखा वो कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म था। स्केलर फॉर्म किस तरीके से, जैसे बच्चों जो हमने फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा था, जो दो पॉइंट चार्ज थे Q1 और Q2, उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था उसका एक्सप्रेशन हमने क्या लिखा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेर आर क्या है यहाँ पे, Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। वो क्या दिखा रहा है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसलिए बच्चों वो जो है वो कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म था। अब बच्चों ये चीज हमें मालूम है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर फोर्स का डायरेक्शन भी दिखाना चाहे, ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन भी हम दिखाना चाहें मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें थोड़े थोड़े बहुत यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो जाएंगे, है ना। तो वही चीज हम देखने जा रहे हैं, कूलम्स लॉ अगर वेक्टर के फॉर्म में, मतलब फोर्स जो है उसको हम डायरेक्शन के साथ दिखाना चाहें तो इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई होंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सिचुएशन है ना, जो चार्जेस है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको समझ लेते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस है, एक यहाँ पे ये Q1, ये वाला आप देख सकते हैं Q1, और यहाँ पे ये जो चार्ज है ये है Q2। ठीक है, ये जो चार्ज है वो Q2। कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये O उसका ओरिजिन है, O क्या है उसका ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, इस O से इस Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम वेक्टर बनाए इस तरीके से, ये दो वेक्टर तो बना दिए, अगर ये वेक्टर बच्चों जैसे कि आप ब्लू लाइन से देख पा रहे हैं और इसका एरो हेड देखिए क्या इस डायरेक्शन में है, क्या ये एरो हेड इस डायरेक्शन में है, तो ये बच्चों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन ऑफ चार्ज Q2, पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1, है ना बच्चों। ये जब हमने वेक्टर स्टडी करा था तब उस केस में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, अगर मैं लिखना चाहूं पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 1, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, R2 माइनस R1। अगर इसी तरीके से मैं लिखना चाहूं पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2, बच्चों देखिए अगर वेक्टर में इस तरीके से बनाऊं, है ना, अगर ये वेक्टर जो है वो इस तरीके से मैं बना रहा हूं, इस Q2 से Q1 और एरो हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे समझिए ये जो ब्लू लाइन से आपको वेक्टर दिख रहा है उसमें हमने एरो और टेल जो है उसको हमने ऑल्टर कर दिया, तो ये वेक्टर ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में ये हो जाएगा R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, है ना, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू Q2, तो ये हो जाएगा R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, तो बच्चों इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों देखिए सीधी सी चीज है, आप फिगर से देख सकते हैं, ये दोनों वेक्टर जो है R12 और R21, दोनों का लेंथ जो है वो सेम है, भले ही दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, बट अगर दोनों वेक्टर का हम लेंथ देखेंगे तो वो सेम है। और वेक्टर का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे R21 वेक्टर अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, R12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज बच्चों ये हो गई। अब बच्चों देखिए पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, जैसे चार्ज के पास पॉजिटिव है ना, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं, देखिए अगर Q1 और Q2 ये दो चार्ज इस तरीके से हैं जिससे कि इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, तो ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या तो ये दोनों नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी अगर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का प्रोडक्ट वहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों अगर ये पॉसिबिलिटी है तो उस केस में दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जो हम यहाँ पे फिगर पे देख सकते हैं, है ना। इस Q2 पे इस Q1 की वजह से चार्ज जो फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस Q1 पे इस Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है ना।
दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है अगर Q1 और Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, मतलब ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, तो बच्चों उस केस में फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्टिव है ना, फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम दूसरी ये देख लेते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमने ये वेक्टर कौन सा, इस डायरेक्शन में बच्चों कौन सा वेक्टर है, R21 वेक्टर है। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने बोल दिया R21 है ना। इस R21 वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं, ये जो डायरेक्शन है वो R21, वही बच्चों चीज आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है देखिए, R12। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम बोल देते हैं R12 कैप, है ना, R12 कैप। कैप लगा दिया मतलब ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखना चाहें फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो बच्चों देखिए सबसे पहले अगर हम स्केलर फॉर्म लिखे है ना, फोर्स ऑन, बच्चों देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कौन सी सिचुएशन ली है, दोनों का चार्ज सेम है, मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं ये जो है फोर्स जो है रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, ये इस डायरेक्शन में और वो उस डायरेक्शन में। अगर हम लिखना चाहें फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो ये F12 है ना, फिगर में दिखा हुआ है F12, तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R21 भी लिख सकते हैं, R12 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये मैं लिख देता हूं R12। बच्चों हमें मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर है ना, नीचे बच्चों डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने स्केलर फॉर्म लिखा है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाना चाहता हूं, तो बच्चों देखिए F12 का फोर्स जो है, F12 फोर्स जो है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, क्या R12 कैप, इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में ये है उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूं F12 वेक्टर, बच्चों देखिए अगर इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड हम वेक्टर लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 R12 स्क्वायर इनटू, बच्चों अब हमें डायरेक्शन भी दिखाना होगा, डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो जाएगा R12 कैप। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों R12 कैप। इसको थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करें तो ये होगा K Q1 Q2 R12 के बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 है ना, मैग्नीट्यूड लेना है, स्क्वायर है। अब बच्चों देखिए यूनिट वेक्टर हम क्या लिखते हैं, बच्चों देखिए यूनिट वेक्टर हम क्या लिखते हैं, अगर आपको याद हो यूनिट वेक्टर के बराबर हम लिखते हैं जैसे R12, तो ये क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, R12 है ना, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड है ना। बच्चों ये चीज अब जब हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था तब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस यूनिट वेक्टर के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, R12। अब R12 के बराबर क्या है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से लिख देंगे R1 माइनस R2 है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हो गया F12 है ना, तो ये हो गया बच्चों F12। तो बच्चों देखिए यहाँ पे है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका पावर 3 हो जाएगा। तो अगर इसको आगे हम कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा R1 माइनस R2 क्यूब है ना, और इनटू ये हो जाएगा यहाँ पे ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 है ना। बच्चों देखिए यहाँ से हम ये चीज देख सकते हैं, ये R1 माइनस R2 ऊपर एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो इसका पावर 3 हो जाएगा। तो ये बच्चों हमें एक एक्सप्रेशन मिला है ना, एक्सप्रेशन नंबर 1। ये हमने कौन सा फोर्स फाइंड किया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब हम सेकंड फोर्स फाइंड करते हैं,
फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बच्चों ये इस वाले फोर्स की बात की जा रही है, सॉरी इस वाले फोर्स की बच्चों यहाँ पे बात की जा रही है ना। ये F21 Q2 पे जो फोर्स लग रहा है ना, तो ये फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अगर सबसे पहले हम स्केलर फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, R21 भी लिख सकते हैं, R12 भी लिख सकते हैं, R21 लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा R21 है ना, इसका मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। फिर से बच्चों अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2, R21 के बराबर क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहां पे अगर मैं वेक्टर लिख रहा हूं तो इस साइड भी वेक्टर होना चाहिए, तो इस साइड जो है वेक्टर आ जाएगा R21 कैप, है ना। F21 का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, F21 का बच्चों डायरेक्शन हम देख सकते हैं, F21 का डायरेक्शन है ना, कौन से डायरेक्शन में है, R21 कैप में। तो बच्चों R21 कैप इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R2 माइनस R1 होल स्क्वायर इनटू बच्चों R21 कैप के बराबर हो जाएगा ये, है ना, R21 और ये R21 का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, R21 के बराबर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 और यहाँ पे नीचे हो जाएगा R2 माइनस R1 होल क्यूब, है ना। ये R21 के बराबर बच्चों R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया F21, इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, एक्सप्रेशन नंबर 2। अब बच्चों अगर एक्सप्रेशन नंबर 2 में ये जो वेक्टर है R2 माइनस R1, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 होल क्यूब। अब बच्चों देखिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर आ गया। अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या एक्सप्रेशन 1 में हम देख पा रहे हैं K Q1 Q2 R1 माइनस R2, यहाँ पे R1 माइनस R2 होल क्यूब। बच्चों देखिए मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड है तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे के पूरे टर्म को रिप्लेस करके बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये F12, है ना। तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो बच्चों ये फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिला। तो इसमें से बच्चों कौन कौन सी चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो फोर्स है कोलंबियन फोर्स, मतलब जो चार्ज बॉडी है उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का, बच्चों जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं F12 और F21 ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, और माइनस साइन क्या दिखा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना। तो ये बच्चों यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है उसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे, जैसे एक चार्ज दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है दूसरा भी उस पे इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो तो बच्चों न्यूटन्स थर्ड लॉ ही हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बच्चों ये आपका एक्सप्रेशन है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उसका वैल्यू कितना होगा, तो ये F12 F21 है ना। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर, ठीक है।
तो बच्चों कूलम्स लॉ पे बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है ना, एक्सरसाइज में देखेंगे 1.2, न्यूमेरिकल नंबर 1.2। क्या है स्टेटमेंट देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यहाँ पे दो स्फीयर है, एक स्फीयर पे चार्ज जो है वो 0.4 माइक्रोकूलम है, दूसरे स्फीयर पे चार्ज जो है वो -0.8 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। बच्चों देखिए चार्ज Q1 इज इक्वल टू क्या है 0.4 माइक्रोकूलम। तो अगर माइक्रोकूलम को कूलम में लिखना चाहे तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा। Q2 इज इक्वल टू क्या है -0.8, तो ये -0.8 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कूलम। दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 0.2 न्यूटन। ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, तो बच्चों F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर फोर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो यहाँ पे बच्चों चार्ज Q2 जो है उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F। ये स्क्वायर है, अगर दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा, है ना। K का वैल्यू है, आपको एयर बोला गया है, एयर बोला गया है तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू है ये, Q2 का जो वैल्यू है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिख देंगे, है ना। तो ये 0.8 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, और F जो है वो 0.2 न्यूटन, F जो है वो 0.2 न्यूटन। तो यहाँ से आपका R कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा, है ना, और वो वैल्यू जो निकलेगी वो मीटर में निकलेगी। पार्ट बी क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब बच्चों देखिए हम जस्ट अभी अभी देख चुके हैं F12 इज इक्वल टू F21, है ना। ये दोनों वैल्यू बच्चों सेम ही होगी, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, है ना। तो ये 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। एक स्फीयर दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी पहले पे उतना ही फोर्स लगाएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड सेम। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज में 1.2।